17 लोग। यहाँ जो 17 लोग आए हैं, 1025 मेंबर्स है भाई। 1025। इज दैट पॉसिबल? जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा। हाँ जी, काइंडली इन्फॉर्म कीजिएगा। वॉइस क्लैरिटी है? ठीक हो गया जी। बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और सम सेशन सम डेज जिसमें हम लोगों ने जो कंपनी लॉ के इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनके ऊपर काफ़ी तसल्ली से बात करनी है। मैं कभी कैमरा ओपन नहीं कर रहा, रीज़न के नेट किसी जगह पे स्लो है, किसी जगह पे फास्ट है, तो रादर कि हम लोग इसमें पढ़ें कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, पिक्चर ब्लर आ रही है नहीं आ रही है, तो हम अभी फॉर द टाइम में कैमरे को बंद ही रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कैमरे को ऑन कर लूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एजेंडा विच इज़ मीटिंग्स। तो हम लोगों ने करना ये है कि ऑटम 22 से ऑनवर्ड्स हम लोग मीटिंग्स के सवालों को देखते जाएंगे और साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है। एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं आपको पहले पूरा कंटेंट कवर करवाऊं और फिर आपको मैं क्वेश्चंस पे लेकर आऊं, बट इट विल टेक अ ह्यूज टाइम। ठीक है। और दूसरा ये कि अब आई बिलीव कि आप लोगों का जो कंटेंट वाला पोर्शन है वो सफिशेंटली कवर्ड है और हम लोगों ने अब कोशिश ये करनी है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और इन दोनों को प्रैक्टिस के ऊपर एमसीक्यूज के ऊपर लगाएं ताकि चीज़ें आपकी साथ साथ क्लियर होती चली जाएं। तो सबसे पहला सवाल जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है ऑटम 22 के एग्जाम पेपर में से क्वेश्चन नंबर 4 किन्नू लिमिटेड। क्योंकि अक्सर बच्चों का ना ये गिला होता है कि सर हमें सी लॉ के अंदर चीज़ें तो आती होती हैं बट ये समझ नहीं आती कि हम लोगों ने लिखना क्या है। तो इन सेशन से आपकी वो प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। तो जनाब, ये किन्नू लिमिटेड वाले क्वेश्चन से हम लोग अपने आज की जज्बात को शुरू कर रहे हैं। 10 नंबर का सवाल है और इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों पार्ट्स हम लोगों ने सेपरेट पेज के ऊपर सॉल्व करना है। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक बात यह है कि ये दोनों पार्ट्स आप लोगों ने अलग अलग सफ़ों पे सॉल्व करने हैं। अच्छा, अब मैं पहले चाहूंगा कि आप एक दफ़ा इस सवाल को रीड करें। ठीक है, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा गैदर करें और इसका जवाब सोचने की कोशिश करें।
ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स आप लोग निकाल सकते हैं इस सवाल में से जरा निकालने की कोशिश करें। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स कि आपने पार्ट ए, सिर्फ पार्ट ए के लिए आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। जरा सोचें और मुझे बताइए कि कितनी बातें आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। जो जो बातें जहन में आती हैं, जो जो बातें समझ आ रही हैं, एक दफा इसको जरा कागज पर लेके आए। देन वी विल स्टार्ट डिस्कशन ऑन इट। ठीक है जी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ये सारी बातें आपको समझ आ गई तो मुझे एक दफा चैट बोर्ड में आके, चैट बॉक्स में आके यस लिख दें। ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं? ठीक है, अब स्टार्ट करें। और जो जो बातें सोच सकते हैं सोचें। हाँ जी, हो गया। ये सवाल अटेम्प्ट हुआ, मुझे बताइएगा। जो जो बातें जहन में आ रही हैं वो आप लोग लिखते गए हैं।
स्टार्ट करें इसको? अभी देखते हैं ना, शुरू करते हैं। अच्छा जी, कहता है किनो लिमिटेड was incorporated on 9 September with a paid up capital of rupees 2 million divided into 2 lakh ordinary shares of rupees 10 each। ठीक है। KL's director have called an EOGM। EOGM इसको पहले आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना। To be held on 10 September at 10 a.m. to approve the resolution to wind up KL। हमने KL को वाइंड अप करना है। Following is the list of KL's shareholder along with the number of shares held by them। एक अनस है, बाबर है, दिलावर है, ईसा है और फिजा है। It is expected that Anas, Dilavar and Isa would not be able to attend EOGM। ले जी, ये नहीं आ सकता, दिलावर नहीं आ सकता और ईसा नहीं आ सकता। However, on 8 September, Isa has deposited a proxy। इन्होंने proxy भेज दी with KL's company secretary in favor of Babar, Isa, in favor of Babar। ठीक है। ईसा एंड बाबर would cast vote against the resolution। अब सवाल ये है, सवाल ये है आपसे कि आपने एक्सप्लेन करना है द इफेक्ट ऑफ द अबव मैटर्स ऑन ईओजीएम। स्टेट्स दैट इट shall operate only for 5 years और is silent with regard to duration of operations। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज मुझे आप लोग ये बताइए कि केएल कौन सी कंपनी है? क्या ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है? और ये आपको कैसे पता चला? क्या ये एक लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, और ये आपको कैसे पता चल रहा है? ठीक है, मिक्स मिक्स आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि सर ये लिस्टेड है, कुछ कह रहे हैं कि सर ये अनलिस्टेड है। अच्छा, लिस्टेड है ड्यू टू कंपनी सेक्रेटरी? नहीं, ये तो कोई खास पहचान नहीं हुई। ये तो कोई खास पहचान नहीं है। हाँ जी, ये पब्लिक लिस्टेड है कि पब्लिक अनलिस्टेड है? जी, एग्जैक्टली exactly, ये पब्लिक अनलिस्टेड है क्योंकि इसके मेंबर 7 से कम है। आप लोगों ने यहाँ पे गौर ही नहीं किया। केएल्स शेयर होल्डर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। बात समझ आई? तो पहली चीज जो कि बच्चे नहीं पकड़ पाते वो ये कि केएल इज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। ये अनलिस्टेड कंपनी है, रीजन क्या है? जो इसके मेंबर्स हैं वो लेस देन 7 है। मेंबर्स आर लेस देन 7। मेंबर्स आर लेस देन 7। ये बात समझ आई? ये अनलिस्टेड क्यों है? अब देखें, कंटेंट आपको जितना मर्जी आता हो, बट अगर आप एग्जाम में बैठ कर ये अज्यूम कर लें कि जी उसने तो बताया ही नहीं है कि ये लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड, और आप लिस्टेड के मुताबिक अपना आंसर लिखना शुरू कर दें, मुझे बताएं नंबर मिलेंगे आपको? और अक्सर बच्चों ने गलती यही की है इस सवाल के अंदर कि जनाब हमने अज्यूम कर लिया कि ये लिस्टेड कंपनी है।
और इसका मतलब है कि एग्जामिनर को लगता है कि आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ये देखा ही नहीं कि उसके पास टोटल मेंबर्स कितने आ रहे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? या साथ साथ जवाब देते जाए, इज दिस पॉइंट क्लियर? अच्छा, अगली बात। अब चूंकि ये एक अनलिस्टेड है, चूंकि ये एक अनलिस्टेड कंपनी, तो मुझे बताइए इसका कोरम क्या होगा? इसका कोरम मैं कैसे पूरा करूंगा? कितने से इसका कोरम पूरा होता है? कम से कम दो लोग होने चाहिए और उनके पास, कम से कम दो लोग आने चाहिए, खुद आए, पर्सनली आए। और उनके पास कितनी वोटिंग पावर होनी चाहिए? मोर देन 25%। उनके पास मोर देन 25%, 25 या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर होनी चाहिए। तो कोरम, दो पर्सनली, दो पर्सनली हैविंग 25% मोर वोटिंग पावर, हैविंग 25% मोर वोटिंग पावर। ठीक है। तो अब जरा मुझे बताइए, कहता था कि कुछ लोग मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो बाबर और फिजा अटेंड कर रहे होंगे मीटिंग को। ये बाबर था और ये फिजा, ये दोनों मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। अच्छा, जरा काउंट करते हैं, इन सबको ऐड कीजिए। इन सबको ऐड करके मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं। क्या 2 लाख पूरा होता है? क्या इन सबको ऐड करके मेरा 2 लाख पूरा हो रहा है? 2 लाख पूरा हो रहा है। अब जरा मुझे रेशो निकाल के बताएं ना, कि बाबर 30,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, और दूसरी तरफ फिजा 60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे बताइए दोनों का आंसर क्या क्या आ रहा है? दोनों का आंसर क्या क्या आ रहा है? 15 और 30। 15 और 30, इसका मतलब है कुल मिला के 45%, 45% है। 45% शेयर्स, या 45% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो ये मीटिंग में आ रहे हैं। मुझे बताइए क्या कोरम पूरा हो जाएगा? क्या इनके आने से ही कोरम पूरा हो गया? क्या दो लोग मोर देन 25% वोटिंग पावर रख के आ रहे हैं? बिल्कुल, दो लोग मोर देन 25% वोटिंग पावर रख के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर अनस दिलावर और ईसा ना भी आए तो कोई मसला है? कोई मसला है? नहीं, फिर कोई मसला नहीं, फिर कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, अब अगली चीज, मैं जरा यहाँ पे प्रॉक्सी के ऊपर बात करना चाहूंगा। ये प्रॉक्सी वाला जरा पॉइंट पढ़ते हैं। उसने लिखा था, इट इज एक्सपेक्टेड दैट अनस दिलावर ईसा वुड नॉट बी एबल टू अटेंड ईओजीएम, हाउएवर ऑन 8 सितंबर एट 11 AM ईसा, इस भाई साहब ने प्रॉक्सी जमा कराई है कंपनी सेक्रेटरी को, इन फेवर ऑफ बाबर। बाबर के नाम पे उसने प्रॉक्सी जमा करा दी है। क्या ये वैलिड प्रॉक्सी मानी जाएगी? क्या ये 48 घंटे पहले ईओजीएम, अच्छा ईओजीएम कब होनी है? 10 सितंबर को 10 बजे, 10 सितंबर को 10 बजे। तो जरा 10 सितंबर से 48 घंटे पीछे आए ना, 10 AM से। इससे जरा 48 आवर्स को माइनस करें। मुझे बताइए क्या, क्या आपके पास टाइम आता है? क्या टाइम आता है आपके पास? कब तक प्रॉक्सी आ जानी चाहिए थी, मुझे ये बता दें। कब तक आ जानी चाहिए थी? 10 बजे। तो 8 सितंबर को 10 बजे तक आ जानी चाहिए थी।
मगर ये प्रॉक्सी जमा करवा रहा है @11, तो ये प्रॉक्सी वैलिड मानी जाएगी? क्या ये प्रॉक्सी मैं वैलिड कंसिडर करूंगा? नहीं, ये प्रॉक्सी वैलिड कंसिडर नहीं होगी। ये वैलिड कंसिडर नहीं होगी, ये इनवैलिड प्रॉक्सी है। इसका मतलब है कि मीटिंग में ईसा भाई भी नहीं आ रहे, इनकी प्रॉक्सी भी नहीं आ रही, तो बाबर अकेला है और फिजा अकेली है। अच्छा, बाबर के पास इस ईसा के वोट्स आएंगे? बाबर के पास इस ईसा के वोट्स आएंगे फिर? नहीं, क्योंकि प्रॉक्सी इनवैलिड है। प्रॉक्सी इनवैलिड है। प्रॉक्सी इनवैलिड है। अच्छा। अच्छा, अब इसमें अगली बात सुने गौर से। मीटिंग में अब दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है जी। एक है बाबर, जिसके पास 30,000 वोटिंग पावर है। एक है फिजा, उसके पास 60,000 वोटिंग पावर है। कुल मिला के हो गया 90,000। या मैं ये कह सकता हूँ कि इसके पास 1/3 राइट और इसके पास 2/3 राइट है। अच्छा, अगर फिजा किसी चीज के ऊपर एग्री हो जाए और बाबर किसी चीज पे एग्री ना हो रहा हो, तो क्या मैं ये कह दूं कि और किसी की तो जरूरत ही नहीं है? और फिजा अगर किसी चीज पे एग्री होती है, किसी भी रेजोल्यूशन की फेवर में आती है, तो ये समझ लिया जाएगा कि वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो गई है। बेशक बाबर उसके अगेंस्ट वोट कर दे, अब फिजा की ही अथॉरिटी है उस मीटिंग में। बात समझ आ रही है आपको? अब फिजा की ही उस मीटिंग में क्या है, सारी की सारी अथॉरिटी। फिजा की ही उस मीटिंग में क्या है, 100% अथॉरिटी, क्योंकि उसके पास 2/3 ऑफ वोटिंग पावर आ गई है। तो अगर ये रेजोल्यूशन के हक में वोट दे दे, तो सोच समझ लिया जाएगा कि वो पास हो गई है। बेशक बाबर उसके अगेंस्ट वोट कास्ट करे ना करे, अब बाबर की टेक्निकली कोई हैसियत नहीं है। बाबर की टेक्निकली कोई हैसियत नहीं। तो इसमें से अगर मैं वाइंडिंग अप को माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले थे वो यही तीन थे। जो बातें वाइंडिंग अप की है, चूंकि अब वो चैप्टर निकल चुका है, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। गॉट द पॉइंट? जी, ये समझ आ गया सवाल? कैन यू लिमिटेड? जितनी भी रेलिवेंट बातें थी वो मैंने आपके सामने खोल के रख दूं। जितनी भी रेलिवेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। क्लियर हो गया जी? चलिए, इस पर टिक लगा देते हैं, इसको लिख देते हैं डन। नीचे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एजीएम का जिक्र है, डायरेक्टर्स का और एजीएम का जिक्र है। एक दफा रीड करते हैं। कहता है जी, डेट्स सिरेमिक्स लिमिटेड was incorporated on यकम जुलाई as an unlisted company, as an unlisted company, and all the 7 subscribers were appointed as company directors. On 8 September, बनने के काफी टाइम के बाद, an urgent meeting of DCL's board was held to discuss the fire occurred in the office building. सर, अर्जेंट मीटिंग को मैं क्या नाम देता हूँ? अर्जेंट मीटिंग को मैं क्या नाम देता हूँ? ईओजीएम कहते हैं उसको। क्या हम अर्जेंट मीटिंग को ईओजीएम कहते हैं? ठीक है। Among the matters, the chief executive also informed the board that all the financial records were lost. तमाम financial records तबाह हो गए हैं और बैकअप सर्वर है ही नहीं। बैकअप सर्वर उसको रिस्टोर नहीं कर पा रहा। हाँ, उसने ये जरूर कहा है कि जो आईटी टीम है वो कॉन्फिडेंट है कि वो कुछ ना कुछ डाटा रिस्टोर कर लेंगे अगले वीक। The audit of DCL's financial statement for the year ended is yet to be completed, and due to this fire, it is not possible to complete it before 15। तो ऑडिट भी 15 दिसंबर से पहले पूरा होने वाला नहीं है।
कॉन्सिक्वेंटली एजीएम वुड नॉट बी हेल्ड ऑन 22 अक्टूबर एज प्लान। इन्होंने पहले 22 की डेट निकाली थी, अब वो उसके ऊपर पूरी नहीं हो पाएगी। स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स इन द गिवन सिनेरियो। सर इस सवाल में भी दो बातें हैं, एक तो वो एजीएम की बात कर रहा है, एक तो वो एजीएम की बात कर रहा है, दूसरा इसमें इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर भी है, दूसरा इसमें इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर भी है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ एजीएम से रिलेटेड बातें देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एजीएम से रिलेटेड बातें देखेंगे कि इसमें एजीएम का क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, इसमें दो बातें हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एजीएम का इम्पैक्ट देख रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है यकम जुलाई 21 को, क्या इससे पहले इसने अपनी एजीएम कराई है? ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है यकम जुलाई 21 को, क्या इससे पहले उसने अपनी एजीएम कराई? नहीं कराई। क्या मैं कह दूं कि ये कंपनी की पहली एजीएम होने जा रही है आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन? ठीक है। और इसको करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कंपनी के कौन से हजरात होते हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि ये मीटिंग करवानी है? डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। ठीक है। अच्छा नॉर्मल रूल क्या होता है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 16 महीनों के अंदर अंदर एजीएम हो जानी चाहिए। नॉर्मल रूल यही था, नॉर्मल रूल यही था ना कि जब कंपनी बनेगी तो उसके 16 महीनों में हो जाए। अच्छा कंपनी बन रही है यकम जुलाई 21 को, तो इसमें जरा 16 महीने काउंट करके बताइए कि किस डेट पे एजीएम होने का चांस था। 16 मंथ्स कहां पे जाके पूरे होते हैं? मुझे वो मंथ बताएं, मुझे वो मंथ बताएं। अक्टूबर का एंड, सर अक्टूबर में 30 दिन होते हैं कि 31 दिन होते हैं? अक्टूबर में 30 दिन होते हैं कि 31 दिन होते हैं? आपने 16 महीने काउंट करने हैं, 22 तारीख तो बन ही नहीं सकती भाई, 16 महीने काउंट करने हैं। तो जब आप 16 महीने काउंट करके जाएंगे तो ये आ जाएगा 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2022, 31 अक्टूबर 2022। ठीक है। अच्छा वो प्लान करके बैठे थे कि हमने एजीएम करवानी है 22 अक्टूबर 22 को, उनके प्लान के मुताबिक 22 अक्टूबर 22 थी। क्या इनका ये प्लान ठीक था? पहले मुझे ये बताइए, क्या इनका ये प्लान मुनासिब था? क्या ये मुनासिब प्लान है? क्या ये ठीक बात कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता था? अच्छा अब क्या, अब ये लोग चाह रहे हैं कि मीटिंग चूंकि आग लग गई है तो 22 को तो हो नहीं पाएगी, तो ये एक्सटेंड करवाने का सोच रहे हैं। ये क्या करवाने का सोच रहे हैं? एक्सटेंड करवाने का सोच रहे हैं। अब मुझे बताइए क्या ये मीटिंग एक्सटेंड हो सकती है? इफ यस तो कैसे, क्या उसका तरीकेकार था? इफ यस तो कैसे, तरीकेकार क्या था? हमें अप्लाई करना है रजिस्ट्रार को, क्योंकि अनलिस्टेड है ना, तो हमें अप्लाई करना है रजिस्ट्रार को एक्सटेंशन के लिए। और अगर वो मान जाए तो हमें कितने दिन की एक्सटेंशन दे सकता है? एक्सटेंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को फॉर एक्सटेंशन, और कितने दिन की एक्सटेंशन दे सकता है? फॉर मैक्सिमम 30 डेज, फॉर मैक्सिमम 30 डेज। तो अब जरा 31 अक्टूबर से 30 दिन काउंट करें और मुझे बताएं क्या डेट बनती है, क्या डेट बनती है? 31 से 30 दिन काउंट कर बताएं क्या डेट बन रही है? 30 नवंबर, 30 नवंबर 2022। जो डेट आ रही है वो 30 नवंबर 2022 की डेट आ रही है। सर यहां तक आप करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं करवा सकते। तो सर यही चीज थ्योरी में भी लिखी हुई है, मगर थ्योरी में इतनी कैलकुलेशंस नहीं है। तो हम थ्योरी तो साथ साथ रिवाइज कर ही रहे हैं मगर सिनेरियोज की शक्ल में। ओके है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। ऑल क्लियर विद दिस क्वेश्चन?
ऑल क्लियर विद दिस क्वेश्चन गाइस? चलो, अब हम जरा अगले सवाल पे आते हैं, यानी कि अगली अटेम्प्ट पे जा रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं स्प्रिंग 23 में, और अभी मैं एमसीक्यूज नहीं करवा रहा, वो मैं एंड पे करवाऊंगा सारे इकट्ठे। तो हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सर क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, अरामिस लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 4 किस चीज के ऊपर है? अरामिस लिमिटेड। सर अरामिस लिमिटेड में कहता है द शेयर होल्डर्स ऑफ एएल, अच्छा फिर से कौन सी कंपनी दे रहा है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। In its AGM held in September had approved a loan to its associated company, उसने लोन अप्रूव कर दिया है to its associated company for a new project. In Feb, due to significant changes in the prices of various items, it is estimated that total cost of the project will escalate, बढ़ जाएगी by 25%, and AL shall have to provide additional loan to its associated company. अब टेक्निकली इस सवाल में दो बातें हैं। टेक्निकली इस सवाल में दो बातें हैं। नंबर वन, एक तो ये लोन की बात कर रहा है, तो लोन मुझे बताइए किस चैप्टर में है? लोन किस चैप्टर में है? लोन वाला टॉपिक चैप्टर नंबर 10 है या 6 है? ओहो, मॉर्गेज चार्जेस की बात नहीं हो रही, ये लोन टू डायरेक्टर वाला, हाँ एसोसिएटेड कंपनी वाले लोन की बात हो रही है। चैप्टर नंबर 10 बनता है ना? 10 बनता है, 9 नहीं है, 10 है, 10 है। अच्छा, अब ये सवाल हम मीटिंग्स में क्यों कर रहे हैं? ये सवाल मीटिंग्स में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस अप्रूवल के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। देखिए ना, पार्ट ए क्या है, आपने पॉसिबल मोड्स बताने हैं जिससे वो अप्रूवल ले सकता है। तो सर कितने पॉसिबल मोड्स हैं आपके पास? आपके पास दो पॉसिबल मोड्स हैं, या रेजोल्यूशन करवा लें थ्रू सर्कुलेशन, या रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन करवा लें, या दूसरा क्या है, एजीएम तो बहुत दूर है। तो दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या होनी चाहिए? दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या होनी चाहिए? ईओजीएम। दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या होनी चाहिए? ईओजीएम। दूसरी ऑप्शन होनी चाहिए ईओजीएम। ओके, ओके, ओके। अब जरा इसको डिस्कस करते हैं। सर रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन के लिए क्या रूल था? पहला रूल ये था कि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कम से कम, सॉरी, नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। 50। तो ये पास कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये पास कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये बात समझ आ गई ना, कि 50 तक हो, 50 तक हो, नॉट मोर देन 50 हो, तो ये पास कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होगा कि आपने रेजोल्यूशन भेजनी है तमाम शेयर होल्डर्स को, सारे के सारे उस पर साइन करेंगे, सारे के सारे उस पर साइन करेंगे, फिर इसको हम मिनट्स का पार्ट बना देंगे, और यूं समझा जाएगा कि ये बात बिल्कुल एक जनरल मीटिंग के अंदर कंडक्ट हुई। तो इसकी हैसियत क्या होगी? बिल्कुल ऐसे ही अज्यूम किया जाएगा कि जनरल मीटिंग हुई थी और उसमें ये पॉइंट प्रॉपरली डिस्कस होके तय हुआ। ये मेरी बात समझ आई है ना, कि हम लोग यूं समझेंगे कि एक जनरल मीटिंग पास हुई है और उसके अंदर ये पॉइंट प्रॉपरली डिस्कस हो गया है, तय हो गया है, और उसके मिनट्स का पार्ट बन गया, और उसके मिनट्स का पार्ट बन गया। अच्छा, इसके ऊपर सारे शेयर होल्डर्स के साइन चाहिए, या मुनासिब के भी चलेंगे, 2/3 के भी चलेंगे? सबके चाहिए, सबके चाहिए, सबके चाहिए। ठीक है जी।
100% अप्रूवल चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरे केस में जब मैं ईओजीएम की बात करता हूं, तो ये मैं फिर कब लो लेके आऊंगा, जब उसके मेंबर्स 50 से बढ़ जाएंगे। देखिए, दो ऑप्शन है ना, या रेजोल्यूशन पास कर लें या ईओजीएम पे ले आए। अगर मेरे मेंबर्स 50 तक हैं तो अच्छी बात क्या है, सर्कुलेशन ऑफ रेजोल्यूशन। और अगर 50 से बढ़ जाएं तो फिर मेरे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, बताओ जरा। मेरे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है ईओजीएम। मेरे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है ईओजीएम। अच्छा, ईओजीएम के लिए अब काम भी ज्यादा करने पड़ेंगे। मुझे पहले नोटिस भेजना पड़ेगा। कितने दिन पहले नोटिस जाएगा? हाउ मैनी डेज बिफोर? 21 डेज, 21 डेज। और अगर मुझे जल्दी हो, अर्जेंट हो, तो क्या ये शॉर्टर नोटिस जा सकता है? जा सकता है। फिर ये मीटिंग कहाँ पे होनी है, उसका टाइम और प्लेस बता दिया जाएगा, प्रॉक्सी फॉर्म साथ लगा दिया जाएगा। तो ये सारी कहानी। हाँ जी, इफ ऑल मेंबर्स एग्री टू वोट ऑन, तब बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही तो हम शॉर्ट नोटिस पे भेज सकते हैं। तो सर, देखने को ऐसा लग रहा था, अब देखें जरा, देखने को लग रहा था कि ये सवाल चैप्टर नंबर 10 का है। देखने को फील दे रहा था, मगर हकीकत क्या है कि ये चैप्टर नंबर 7 यानी कि मीटिंग्स का क्वेश्चन था। क्योंकि वो हमसे पूछ क्या रहा था, पॉसिबल मोड्स जब हम उसकी अप्रूवल को ले सकते हैं। तो 8 नंबर के लिए अगर आप चैप्टर नंबर 10 में जाके इसका आंसर बनाना शुरू कर दें, ये सोचते हुए कि यार कॉन्सेप्ट तो मुझे पक्के पक्के याद हो गए हैं, मैं तो चीता बन गया हूँ, आई एम वेरी मच रेडी, तो आप फिर एग्जाम में बहुत मार्जिन के ऊपर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन समझ आता है? या इसको मैं डन कर दूं? या इसको मैं डन कर सकता हूँ? इसको डन कर दिया जाए? कर दिया जाए। बच्चों ने कह दिया सर इसको डन कर दें, तो इसको मैं डन कर देता हूँ। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, इसी अटेम्प्ट का 8B। इसी अटेम्प्ट का 8B देखते हैं। इसी अटेम्प्ट का 8B देखते हैं। 8B, ऊपर 8A है, उसका 8B से कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा, तो 8B एक अलग सवाल है। कहता है, ऑन 9 मार्च an EOGM of CML was held to consider various matters. Farhan and Fareed, who are CML's shareholder, were disappointed with the way the chairman conducted EOGM. उनको समझ नहीं आई। They intend to refer the matter to CML's board for the cancellation of proceedings and call a fresh meeting. हाँ जी, कुछ कुछ याद आ रहा है? ये टॉपिक कौन सा? आपने आपने क्या करना है, एडवाइस करना है दोनों को कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन वो लगाएं जिससे ये कैंसिल हो जाए और फ्रेश मीटिंग को बुलाया जा सके। तो टेक्निकली ये टाइप 2 क्वेश्चन है, जिसमें पूछ वो आपसे क्रैमिंग रहा है। इसमें पूछ वो आपसे क्या रहा है, क्रैमिंग। मगर उस क्रैमिंग के ऊपर उसने क्या दे दिया है, सिनेरियो का लिबास उसको पहना दिया। वो आपसे पूछ क्रैमिंग ही रहा है मगर सिनेरियो के लबादे में। वो आपसे पूछ क्रैमिंग ही रहा है मगर सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू में। एम आई क्लियर विद दिस? तो सर, इसमें क्या होता है कि आपके पास कम से कम कितने वोट्स होने चाहिए इकट्ठे? 10%। और 10% वोट रखने वाले 30 दिन तक जा सकते हैं, 30 दिन में जा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 30 दिन जब आप लिखेंगे ना, तो आपने एक और काम करना है, आपने ये डेट निकाल के दे देनी है। जरा मुझे बताएंगे 30 दिन तक कौन सी डेट बनती है एग्जैक्टली exactly?
30 दिन के बाद कौन सी डेट आ रही है, वो डेट निकाल के दे सकते हैं मुझे? 8 अप्रैल या 7 अप्रैल? 7 के 8। 7 के 8। विद इन 30 डेज था भाई, विद इन 30 डेज था, ये 7 अप्रैल बनती है। ये 7 अप्रैल है। ये आपकी 7 अप्रैल बनती है। खैर इसमें इतना कोई मसला नहीं है। आप अगर करीब करीब भी हैं तो एग्जामिनर ज्यादा इसको माइंड नहीं करता। भाई विद इन है ना, 30 दिनों के अंदर अंदर, तो 30th को क्यों काउंट करेंगे? 30 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, अगली बात करते हैं। हम चलते हैं ऑटम 23 पे। हम चलते हैं ऑटम 23 के ऊपर। और बिना हम चलते हैं ऑटम 23 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाँ, ऑटम 23 क्वेश्चन नंबर 7 सर। आई वुड लाइक कि आप पहले इस सवाल को जरा ट्राई आउट करें। 11 नंबर का सवाल है, मजे का सवाल है, बट मैं चाहूंगा कि पहले आप इसको कोशिश करें। आई एम गिविंग यू 6 मिनट्स टू सॉल्व दिस। ठीक है जी। 6 मिनट आपके पास हैं, 6:29 हुए हैं। 6:35 पे मैं आपसे रब्ता करता हूँ। आपके पास 6 मिनट है, जो आता है जैसे आता है जहन में इसको लिखें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। जल्दी से।
जी जनाब। मुझे बताइएगा, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज ओके? अच्छा। सर क्वेश्चन था हमारे पास, बॉटम 23, और इसमें दो बातें हैं: वैलिडिटी ऑफ द चेयरमैन्स डिक्लेरेशन और लेजिटिमेसी ऑफ अलीज कंसर्न एंड द राइट्स ही पोजेसेस। सवाल को पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मुश्किल लग रही है बट समझते हैं। In the AGM of Hafnium Engineering, the chairman proceeded to an agenda item which sought members' approval for an investment in an associated company. तो अगेन पॉइंट हमें कहाँ पे लेके जा रहा है? इन्वेस्टमेंट इन एन एसोसिएटेड कंपनी। Without delay, he requested approval through show of hands. Show of hands. Based on the result of show of hands, he promptly declared the resolution approved. आफ्टर द मीटिंग अली, जो कि मेंबर था जिसने एजीएम अटेंड की थी फॉर द फर्स्ट टाइम, जिंदगी में फर्स्ट टाइम, उसने अपनी रिजर्वेशंस को रिकॉर्ड करवाया। उसने कहा ही हैड एक्सप्रेसली आस्क्ड फॉर अ पोल, उसने एक्सप्रेसली पोल के लिए कहा था। आ रिक्वेस्ट दैट सीम टू हैव बीन डिसरिगार्डेड, उसकी रिक्वेस्ट को रिगार्ड ही नहीं दिया गया। Additionally, he highlighted that the chairman failed to provide a definite count of members in favor और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। कहता जी चेयरमैन ने जितने फेवर में थे और जितने अगेंस्ट थे उसके ऊपर बात ही नहीं की। तो पहले वो पूछ रहा है कि बताइए चेयरमैन का जो फैसला है उसके ऊपर आप क्या राय देते हैं कि वो कितना ठीक है, कितना खराब है? तो सर टेक्निकली हुआ ये है कि एजीएम हुआ। टेक्निकली क्या हुआ है? टेक्निकली क्या हो रहा है यहाँ पे? एजीएम के अंदर शो ऑफ हैंड्स हो रहा है। शो ऑफ हैंड्स हो रहा है, ऐसे ही है। अच्छा, पहला सवाल आपसे, मैं आपसे कब कुछ सवाल करूंगा, मुझे आपने इसके आंसर देने हैं। मेरा आपसे पहला सवाल, ये जो रिजल्ट आता है बाय शो ऑफ हैंड्स, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? मतलब इसका इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल क्या है कि अगर शो ऑफ हैंड्स हो रहा है और अगर किसी एक को अचानक से पोल याद आ जाए तो कौन सा बंदा है जो कि पोल डिमांड कर सकता है? मतलब पोल डिमांड करने के लिए आपके पास कौन से कौन से राइट्स होने चाहिए? मैं टाइमिंग की बात नहीं कर रहा, टाइमिंग की बात नहीं कर रहा, कौन पोल डिमांड कर सकता है, मैं ये बॉन्ड, ये बात पूछ रहा हूं आपसे। सर 10% वोटिंग पावर रखने वाले लोग पोल को डिमांड कर सकते हैं? अच्छा, उसके पास इंडिविजुअल 10% होने चाहिए या मिला के? मिला के भी हो सकते हैं। अच्छा, तो क्या सवाल ने हमें बताया कि अली के पास कितने नंबर ऑफ वोट्स हैं? क्या सवाल ने कुछ बताया इसके बारे में? नहीं। तो इसका मतलब है कि अब आपको यहाँ पे सियासी जुमला लिखना पड़ेगा कि अगर तो इसके पास 10% है तो ये डिमांड कर सकता है, अदरवाइज अगर ये डिमांड करे भी तो 10% से कम वोट्स होने के साथ इसकी जो डिमांड की रिक्वेस्ट है वो कैंसल आउट हो जाएगी। ये पॉइंट लिख देंगे? क्या ये पॉइंट लिख सकते हैं? अच्छा, अगली चीज मुझे बताइए, शो ऑफ हैंड हो रहा है, पोल डिमांड किया गया, पोल कब डिमांड कर सकते हैं? टाइमिंग क्या है? किस टाइम पे आप डिमांड कर सकते हैं? किस टाइम पे पोल को डिमांड किया जा सकता है? बिफोर द डिक्लेरेशन या डिक्लेरेशन के वक्त? अगर डिक्लेरेशन हो गई है उसके बाद पोल डिमांड किया जा सकता है? उसके बाद नहीं कर सकता। अच्छा, अगली बात, उसने एक आखिरी पॉइंट लिखा है कि चेयरमैन ने
ये नहीं बताया कि कितने हक में है कितने अगेंस्ट है। क्या ये वो जेन्युइनली बताता है? क्या ये उसका एक प्रोटोकॉल है कि उसने बताना है कि डेफिनेट काउंट कितना है, कितने फेवर में है और कितने अगेंस्ट है? नहीं, इसका कोई वो नहीं है। इसका कोई प्रोटोकॉल या कोई ड्यूटी नहीं है कि वो आपको डेफिनेट काउंट भी बताए। वो ये पॉइंट बताने के लिए नहीं है, तो ये उसका एतराज नहीं बनता। ये उसका एतराज नहीं बनता। तो चेयरमैन ने किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं देना। उसने किसी भी तरह का ये प्रूफ नहीं देना। अच्छा, मान के चलते हैं कि अली ठीक कह रहा है। मान के चलते हैं कि अली ठीक कह रहा है, तो अब क्या होगा? लेट्स अज्यूम कि अली करेक्ट है। तो अब अली के पास क्या राइट है? अगर अली करेक्ट है तो उसके पास क्या राइट्स होंगे? कि अब वो अपील कर सकता है, कोर्ट जा सकता है विद इन 30 डेज, मगर शर्त वही है कि उसके पास कम से कम कितने वोटिंग पावर होनी चाहिए? कम से कम कितनी वोटिंग पावर होनी चाहिए? 10% होनी चाहिए। 10% होनी चाहिए तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है, पिटीशन दायर कर सकता है। एम आई क्लियर? तो देखने को सवाल थोड़ा सा कि मुश्किल, हकीकत में इतना मुश्किल सवाल है नहीं। देखने को मुश्किल मुश्किल वाली फील देता है, मगर ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है। देखें, लेजिटिमेसी वाले पार्ट में यही कुछ लिखना है, मगर इसी को यानी कि इसी वॉइस को चेंज करके ये दोनों पार्ट्स के अंदर मिलती जुलती बातें ही आएंगी। तो आपने बस लिखने का अंदाज बदल देना। अच्छा, नीचे आता हूं मैं और चलता हूं स्प्रिंग 24 पे। स्प्रिंग 24 में क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। स्प्रिंग 24 में क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं। स्प्रिंग 24 में क्वेश्चन नंबर 7 पेंगुइन लिमिटेड पे आते हैं। सर, बड़ा ही मजे का सवाल है और इसमें 4 पार्ट्स हैं और इसके नंबर बनते हैं 12। तो बिफोर मी स्टार्टिंग दिस आई वुड विश कि आप लोग इसको पहले ट्राई करें। सो आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स, नहीं ज्यादा हो जाएंगे। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, 10 मिनट दे रहा हूँ। जरा इस सवाल के ऊपर ग्रिप हासिल करने की पहले कोशिश करें और फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है? करेंगे ट्राई? करें, शाबाश। इस सवाल को पूरा रीड करें और इसका जवाब बनाने की कोशिश
जी जनाब, मुझे बताइएगा, आवाज आपको आ रही है? ठीक है। तो क्या क्या अब इस सवाल का कहता है, पेंगुइन लिमिटेड हैज क्लास ए एंड क्लास बी ऑर्डिनरी शेयर्स with 80 million shares of rupees 10 each and 15 million shares of rupees 20 each respectively. PL issued a notice to its members and published in its various newspapers announcing an extraordinary general meeting scheduled for 7th March. The meeting considered a proposal to revise the terms of a long-term advance given to Kiwi Limited, which includes extending the grace period of installment by an additional 6 months and reducing the interest rate by 2%। अब ये मीटिंग से बाहर जा रहा है, ठीक है ना, इसमें ये वो वाली बात आ गई है, लोन वाली। दिस प्रपोजल वाज पुट फॉरवर्ड बाय फैज अहमद, अ डायरेक्टर, जो कि केएल के ऊपर नॉन एग्जीक्यूटिव भी है। ड्यूरिंग द ईयर जीएम, फॉलोइंग एन इनिशियल शो ऑफ हैंड्स, अ मेंबर attending remotely demanded the poll. The chairman then ordered that the poll be conducted via secret ballot next week में। Subsequently, a director raised the following questions regarding the chairman's and the polling process। तो ये चार सवाल हैं जिनका आपको आंसर देना है। पहला है सीक्रेट बैलेट। पहला है सीक्रेट बैलेट कि क्या ये जस्टिफाई है या नहीं है। क्या सीक्रेट बैलेट जस्टिफाई है या नहीं है? तो सर, सीक्रेट बैलेट मुझे बताइए कब जस्टिफाई होता है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, याद है आपको? देर आर सर्टन कंडीशंस, अगर आप वो क्राइटेरिया पूरा कर दें तो फिर ये जस्टिफाई है कि आपको सीक्रेट बैलेट के पास पास लिया जा सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है? कि जो लोग पोल डिमांड कर रहे हैं वो मीटिंग के अंदर मौजूद होने चाहिए। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जो लोग पोल डिमांड कर रहे हैं वो मीटिंग के अंदर मौजूद होने चाहिए, चाहे फिजिकली बैठे हों चाहे वो वीडियो लिंक से आए हों। तो ये पहली कंडीशन है, ये आपकी पहली कंडीशन है। और साथ ही दूसरी चीज आपने लिख देनी है कि इनके पास कम से कम कितनी वोटिंग पावर होनी चाहिए। कम से कम 10% की वोटिंग पावर होनी चाहिए। और जब ये पोल डिमांड किया गया है तो उसके कितने दिनों में ये पोल हो जाना चाहिए? कितने दिनों में? Within 14 days। ठीक है। और ये सवाल क्या कह रहा है कि वो कब करवाने में इंटरेस्टेड है? एक हफ्ते में? तो एक हफ्ता तो 14 डेज के अंदर ही काउंट होता है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्ट ए है, इट इज क्वाइट लीगल। इट इज क्वाइट लीगल। इट इज क्वाइट लीगल। अच्छा, अब मुझे बताइए क्लास ए वालों के पास कितनी वोटिंग पावर है और क्लास बी वालों के पास कितनी वोटिंग पावर है? जरा निकालते हैं। क्लास ए के पास कितनी वोटिंग पावर मौजूद है इस वक्त? क्लास ए के पास टोटल वोटिंग पावर कितनी है? सर, क्लास ए के पास 80 मिलियन का है और उसके पास 30 मिलियन का है, कुल मिला के 1100 बनते हैं। क्या सारे इस बात पे एग्री करते हैं कि क्लास ए के पास 80 मिलियन और उसके पास 30 मिलियन है और कुल मिला के ये बन जाते हैं 110? अच्छा, एक सवाल आया, कैसे? कैसे? देखे, 80 मिलियन शेयर्स है ना, 10 रुपए का। तो 80 मिलियन शेयर्स है और 10 रुपए का अगर एक शेयर हो, 10 रुपए का अगर एक शेयर हो तो ये बन जाएगा 800। फिर दोबारा से 10 पे डिवाइड कर लें तो ये वापस 80 पे आ जाएगा। और इसी तरह 15, 15 मल्टीप्लाई बाय
20 / 10, 15 × 20 / 10, 15 × 20 / 10। तो जो वोटिंग पावर क्लास बी की वो 30 आती है। क्लियर? हाँ जी, ये पॉइंट समझ आता है। तो एक के पास 80 है और एक के पास 30 है, और कुल मिला के कितना हो गया? 110। कुल मिला के कितना हो गया हमारे पास? 110। और जो अगली बात है वो अब हम लोग डिस्कस करने जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो वो अभी हमारे एम्बेड से बाहर है, अभी हमारे एम्बेड से बाहर है, अभी हमारे वो एम्बेड से बाहर है। नहीं नहीं, मेजोरिटी की फेस वैल्यू भी नहीं लेना होता, वो बाय डिफॉल्ट 10 रुपए का होता है। मार्केट में बेशक वो 20 रुपए का बिके, 30 रुपए का बिके, वो बाय डिफॉल्ट जो उसकी फेस वैल्यू होती है वो 10 ही होती है हमेशा। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ऑटम 24 पे चलते हैं। ऑटम 24 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4A पे जाते हैं। 4A। सर 4A क्या कह रहा है? बता दें नोटिस के लिए कौन कौन सी प्रोविजंस है, बता देंगे सारी, कि नोटिस के लिए कौन कौन सी प्रोविजन चाहिए आपको। नोटिस के लिए जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी लिख देनी है। नोटिस के लिए जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी रिप्रोड्यूस कर देनी है। और आज का आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ऑटम 24 का ही। क्वेश्चन नंबर 10, पाला लिमिटेड। पाला लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 10 इज पाला लिमिटेड। कहता है पाला लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 50 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, will hold its AGM on 21 अक्टूबर। In addition to ordinary business, the agenda includes approval of a loan of a 10 billion। एक आप चीज गौर करें कि वो मीटिंग के सवाल में लाजमी वो ये लोन वाला पॉइंट लेकर आ जाता है। तो मीटिंग को इसके साथ वो जोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो ये उसका एक ट्रेंड चला आ रहा है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट आसान है। कहता है जी बता दें, एडवाइस करें ऑर्डिनरी मैटर्स। तो यार कौन से मैटर्स ऑर्डिनरी मैटर्स होते हैं? चार होते हैं, बता सकते हैं कौन कौन से? कौन से मैटर्स ऑर्डिनरी मैटर्स होते हैं? 3 नंबर के लिए पूछ रहा है, मगर चार बातें लिखनी है। डिविडेंड का डिक्लेरेशन, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर की इलेक्शन और अपॉइंटमेंट, और अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर वो कहता है कौन कौन से लोग इस नोटिस को रिसीव करने के लिए एलिजिबल हैं। सर नोटिस किसी स्पेसिफिक को जाता है या हर मेंबर को जाता है? नोटिस तमाम मेंबर्स को जाता है, तमाम डायरेक्टर्स को जाता है, कंपनी के ऑडिटर्स को जाता है, और अगर एक बंदे की डेथ हो गई है, मेंबर की डेथ हो गई है, या वो बैंकरप्ट हो गया, तो उसके वारिस तक पहुंच जाता है। उसके वारिस तक पहुंच जाता है। और साथ वो पूछ रहा है कि इस नोटिस के साथ हम लोग मजीद क्या चीजें लगा के भेजते हैं, इस नोटिस के साथ मजीद कौन सी चीजें अनेक्स्ट करके भेजते हैं, जोड़ के भेजते हैं। मगर ये जो एनेक्चर वाला पॉइंट है, ये बेसिकली वो पूछ रहा है इसके साथ, लोन वाले पॉइंट के साथ। तो अभी के लिए ये हमसे इसका ताल्लुक एज सच नहीं है। ठीक है ना? एज सच नहीं है। फिर वो नीचे बात कर रहा है कोरम की। सर कंपनी अनलिस्टेड है तो इसका कोरम हमने
आज आते साथ ही पहली बात की थी, वही बात को रिपीट करेंगे। तो इसका कोरम, दो मेंबर उनके पास 25% की वोटिंग पावर होनी चाहिए। दो मेंबर उनके पास 25% की वोटिंग पावर होनी चाहिए। तो सर यही कुछ सवाल हैं जो कि रीसेंट अटेम्प्ट तक आईकैप ने टेस्ट किए हैं। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, अगर चेयरमैन मौजूद ना हो तो फिर हम कितना टाइम तक इंतजार करते हैं? अगर चेयरमैन मौजूद ना हो, उसको अगर प्रिसाइड करने वाला चेयरमैन मौजूद ना हो, तो हम 15 मिनट तक का वेट करते हैं। और अगर चेयरमैन अनविलिंग हो, वो सारी कहानी याद है, चेयरमैन अनविलिंग टू एक्ट है, तो फिर जो मौजूदा डायरेक्टर्स हैं उनमें से चूज कर लेते हैं। अगर कोई नहीं बनना चाहता मौजूदा में से, तो फिर मेंबर अपने आप में से किसी एक को चूज करके चेयरमैन बना लेते हैं। अगर डायरेक्टर्स भी एग्री नहीं है, तो फिर मेंबर्स अपने आप में से एक बंदे को चूज करके क्या बना लेते हैं, चेयरमैन बना लेते हैं। ठीक है जी, डन हो गया। बेहतरीन हो गया जी। चल, कल मुलाकात करते हैं। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि कल के सिलेबस के मुताबिक आप लोगों ने चीजों को रिवाइज करके आना है। ठीक है। क्या ऑडिट का? उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपसे शेयर हो जाएगी कुछ देर में, वो अपलोड नहीं हो रही, नेट बहुत स्लो है। ठीक है जी, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।